Hello, I am a final पॉलिटिकल ज्योग्राफी के स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आज आपको विश्व सामरिकता के दृष्टिकोण, ग्लोबल स्ट्रेटेजी की व्यू, यानी रणनीति भूगोल में किस तरह से ये जो राजनीतिक भूगोल है जो अपना काम करता है, कि कैसे कोई सा भी विश्व का देश सामरिक दृष्टि से किस तरह से एडवांस हो जाता है, उसके पीछे क्या भौगोलिक वातावरण से संबंधित कारक काम करते हैं। तो अब आप सुनिए। विश्व में प्राकृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधताएं भरी पड़ी हैं, यानी कि विस्तृत रूप के अंदर देखने को मिलती हैं विश्व के अंदर। ये जो जैसे NJG पॉन्ड्स ने क्या सुंदर शब्दों के अंदर बताया है, द जोग्राफिकल पैटर्न्स इन द लाइबल टू सडन चेंज एंड टेरिटरी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड ये न्यू स्टेट आर क्रिएटेड फ्रॉम द ruins of old. Any explanation of the political pattern must take these change into accounts. अर्थात संपूर्ण विश्व प्राकृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विविधताओं से भरा पड़ा है। ये विविधताएं राज्य की शक्ति एवं सामर्थ्य को प्रभावित करती हैं। फलस्वरूप राजनीतिक शक्ति के विविध स्वरूपों का जन्म होता है। राज्यों का विकास वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों की देन है। यही कारण है कि भौगोलिक परिस्थितियों के उपयुक्त होने पर एक अथवा अनेक राज्य विश्व में अपना विशिष्ट स्थान बना लेते हैं। यद्यपि राज्य अथवा क्षेत्र की शक्ति एक अपेक्षित तथ्य है जिसका समय के साथ अथवा वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के साथ परिवर्तन होता रहता है। एक राज्य जो प्राचीन या मध्ययुगीन काल में विश्वव्यापी विस्तार का था, वह आज अपना प्राचीन स्वरूप अथवा पर्वतों खो सकता है। एक क्षेत्र की सामरिकता से तात्पर्य उस क्षेत्र की उन विशेषताओं से होता है जो उसकी सुरक्षा में सहायक हो या जिन पर उसकी शक्ति निर्भर करती है। ये तथ्य प्राकृतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कुछ भी हो सकता है, जो कि हमें संपूर्ण विश्व में कहीं न कहीं देखने को जरूर मिल जाएंगे। तीनों के राजनीतिक भूगोल में हमें विश्व के राजनीतिक स्वरूप को भौगोलिक वातावरण से संबंधित अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन प्रक्रिया में यह भी दृष्टिपात देखा जाता है कि विश्व का कौन सा राज्य अथवा क्षेत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के अंदर आजकल होड़ मची हुई है, इस प्रकार के विचारों से न केवल राजनीतिक शक्ति का ज्ञान होता है, अपितु राजनीतिक शक्ति का भौगोलिक प्रभाव भी स्पष्ट होता है। साथ ही भविष्य की नीतियों के निर्धारण पर उसका प्रभाव पड़ता है। विश्व सामरिकता से संबंधित विचार राजनीतिक भूगोल में
अनेक विद्वानों ने जैसे केजेलेन, हासोफर आदि ने सर्वप्रथम दिए थे, किंतु उनके विचार राजनीति की दृष्टि से ज़्यादा प्रासंगिक नहीं रहे और वो राजनीति के शिकार हो गए, और वो जो वास्तविकता थी राजनीति भूगोल की, उन तथ्यों से वो उनके जो विचार थे वो भटक गए। इसके बाद जो विचारक आए हैं उन्होंने राजनीति भूगोल के अंदर भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अनेक विचार दिए हैं, जिनमें से उन विद्वानों के नाम हैं जैसे महान, मैकेंडर, स्पाइकमैन, मीनिंग, होसोल, डेसेरवेस्की आदि ने इस संबंध में अपने विचार दिए हैं। उन्हीं का यहाँ विस्तृत विवेचन किया जाएगा। अब आप जो लिखिए, महान एटी महान महोदय ने सामुद्रिक शक्ति दृष्टिकोण सी पावर कॉन्सेप्ट दिया है, उसको ध्यान से सुनिए आप। एटी महान ने सर्वप्रथम सामुद्रिक शक्ति का राज्यों पर प्रभाव व्यक्त किया। उन्होंने उसकी विशद व्याख्या अपनी पुस्तक द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री यानी 1660 से 1783 यानी कि 23 साल का इन्होंने जो इन्फ्लुएंस दिया है कि यूरोप में क्या हो रहा था उस समय, जिसका प्रकाशन 1890 में हुआ। अब देख लीजिए आप, है जो 100 साल बाद में उस पुस्तक का, उनके विचारों का, जब राजनीति भूगोल का जन्म हुआ, जन्म तो पहले हो गया था लेकिन बाद में इसका एक अलग ब्रांच इसके अंदर जो स्टडी हुई इसकी, उसके अंदर इसको प्रकाशन हुआ 1890 में। उन्होंने राज्य की सामुद्रिक शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित मूल तथ्य प्रतिपादित किए थे। 1 नंबर, राज्य की भौगोलिक स्थिति अर्थात राज्य का तट सागर अथवा महासागर से संबंधित है, क्या उसका जल आपस में संबंधित है, इसकी भेद्यता कितनी है, क्या इसका जल आपस में संबंधित है, इसकी स्थानीय सीमाओं की क्या प्रकृति है, क्या इसका अन्य क्षेत्रों में स्थित सामरिक महत्व के स्थल व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण है। ये समस्त तथ्य राज्य की सागरीय शक्ति के प्रथम नियंत्रक तत्व हैं। 2 नंबर, राज्य का प्राकृतिक स्वरूप जिसके अंतर्गत महान ने तटरेखाओं की प्रकृति को सम्मिलित किया, अतः राज्य की तटरेखा पर प्राकृतिक बंदरगाहों की स्थिति या खाड़ियों आदि का होना न होना सम्मिलित किया जाता है। यदि एक राज्य की लंबी तटरेखा है किंतु प्राकृतिक बंदरगाह नहीं तो उसका सामुद्रिक व्यापार अधिक होगा, नहीं उसकी जल सेना होगी। अनेक प्राकृतिक गहरे जल युक्त बंदरगाह एक राज्य की शक्ति हैं। यदि अनेक जल परिवहन योग्य नदियां आंतरिक भागों को तट से संयुक्त करती हैं तो उसका महत्व और भी अधिक हो जाता है, किंतु ये युद्ध काल में पूर्ण सुरक्षा न होने पर देश की सुरक्षा विपरीत प्रभाव डालती हैं। तीसरा है, क्षेत्रीय विस्तार से महान का तात्पर्य तटरेखा की लंबाई तथा उसके सुरक्षित करने में कठिनाइयों का आदि से है। चौथा है, विश्व के जनसंख्या अर्थात यदि राज्य की जनसंख्या अधिक है तो वहाँ अपनी व्यापारिक नौसेना शक्ति को कम जनसंख्या वाले राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली कर सकेगा। 5वां, राष्ट्रीय चरित्र विशेषकर व्यापारिक कार्यों के प्रति दृष्टिकोण महान के अनुसार सामुद्रिक शक्ति शांतिपूर्ण विस्तृत व्यापार पर निर्भर है। सी पावर इज रियली बेस्ड अपॉन ए पीसफुल एंड एक्सटेंसिव कॉमर्स। 6 है, सरकार का चरित्र नीतियाँ ये निर्धारित करती हैं कि उपलब्ध प्राकृतिक मानवीय साधनों का किस प्रकार से उपयोग करें कि वे सामुद्रिक शक्ति के विकास में योग दे सकें।
महान ने अधिकांशतः ग्रेट ब्रिटेन एवं यूएसए का उपयुक्त आधारों पर अध्ययन किया और यूएसए के लिए शक्तिशाली जल सेना की आवश्यकता व्यक्त की, क्योंकि लंबी तटरेखा की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। साथ ही उन्होंने यूएसए के लिए हवाई तथा कैरिबियन द्वीपों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा अटलांटिक को प्रशांत महासागर से संयुक्त करने वाली नहर के निर्माण पर बल दिया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यूएसए के निकट कोई शक्तिशाली राष्ट्र न होने के कारण इसकी सामुद्रिक शक्ति के संदर्भ में स्थिति महत्वपूर्ण है। महान के विचारों को तत्कालीन अमेरिकी राजनीतिज्ञों ने महत्व दिया, यहाँ तक कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट महोदय ने उसके अनेक सुझावों को क्रियान्वित कर दिया। महान के विचार सामुद्रिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में अध्ययन किया। उस समय सामुद्रिक शक्ति की प्रधानता थी, वायु शक्ति का उदय नहीं हुआ था, किंतु वर्तमान युग में सामुद्रिक शक्ति के स्थान पर वायु शक्ति अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय शक्ति का स्रोत हो गई है। पहले केवल एक सामरिक द्वीपों का नियंत्रण ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के लिए महत्वपूर्ण था, किंतु वायु शक्ति के साथ ही वायु केंद्रों की संपूर्ण परिधि महत्वपूर्ण है। आज तकनीकी ज्ञान इतना अधिक विस्तृत हो गया है कि प्राचीन सामरिकता की मान्यताओं में परिवर्तन आ गया है। महान ने अधिकांश उदाहरण फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन आदि के संघर्ष के आधार पर दिए। यद्यपि उससे ये तात्पर्य नहीं कि सामुद्रिक शक्ति का महत्व नहीं है। आज भी सामुद्रिक शक्ति का महत्व है, क्योंकि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में जो हो रहा है, विश्व की जो शक्तियाँ, महान शक्तियाँ, अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन ये कर रही हैं, ये सी कोस्ट के अंदर ही अपने जो सामरिक महत्व के जो वो हैं स्थान हैं उनको चिन्हित कर रही है और उन पर अपने साधन सामरिक दृष्टि से इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे कि वो वहाँ से किसी भी देश की गतिविधियों पर नज़र रख सकें। इसलिए जैसे अमेरिका ने मेडागास्कर के ऊपर किया है और अभी जो चाइना कर रहा है हिंद महासागर के अंदर कर रहा है, जो अलग अलग करने जा रहा है, जैसे कोलंबो श्रीलंका के अंदर हुआ जो बंदरगाह है उसको जो लीज के ऊपर ले लिया। इससे क्या तात्पर्य है? ये सामुद्रिक दृष्टि को से इसके लिए महत्वपूर्ण है ये सब चीज़ कि कैसे सी कोस्ट के अंदर और रह कर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा के किस तरह से किसी देश ये संपूर्ण विश्व के ऊपर कैसे नज़र रख सकता है, कैसा अपना महत्व बढ़ा सकता है। इसलिए सामुद्रिक शक्ति का महत्व नहीं है, अपितु बढ़ गया है। क्यों? सामुद्रिक शक्ति यहीं से है जो वायु शक्ति का भी है, जो अपने जो उपयोग कर सकते हैं। परंतु आज भी सामुद्रिक शक्ति महत्वपूर्ण है और प्रत्येक राष्ट्र अपने नौसैनिक बेड़े को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता है। अतः महान के विचार इतिहास से संबंधित होते हुए भी वर्तमान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामरिक स्वरूप के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो आज शीत युद्ध के बाद फिर है, जो आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में जो विश्व की जो शक्तियां हैं वो अपने जोर आजमाइश कर रही हैं टापुओं के ऊपर लेने के लिए, अपने किस तरह से किसी देश के थ्रू कैसे भी उसके ऊपर। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से सी कोस्ट यानी कि सामुद्रिक शक्ति, सी पावर किस तरह से किसी देश की प्राकृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तो किस तरह से प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।